स्वागत है आप सभी का श्रीवीर विक्रम सिंह इंटर कॉलेज से। मैं हमवीर सिंह। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th की साइंस में पढ़ लिया था कि पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच स्केल के बारे में जान लिया था हमने। पीएच स्केल जो है एसिडिटी या बेसिसिटी की जो है स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन डेली लाइफ। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है वो पढ़ेंगे। आपको दिख रहा है क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। हमारा जो है बॉडी जो है एक बहुत ही कम रेंज होती है, 7 से लेकर के 7.8 पीएच की रेंज होती है, उसके बीच में कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा जो भी हम भी जीव हैं, इंसान या पशु जो भी सही, वो जो होते हैं वो केवल और केवल 7 से लेकर के 7.8 पीएच की रेंज में ही वर्क करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि क्या पौधे भी डिपेंड करते हैं पीएच वैल्यू पे, यानी कि अम्लीयता या क्षारीयता पर उनका जीवन भी निर्भर करता है? बिल्कुल करता है। आप जानते होंगे कि जब हमारी बारिश होती है तो आपके जो वायुमंडल में SO2, NO2 वगैरह जो भी गैसें होती हैं वो जल के साथ यानी बारिश के साथ में मिल करके एसिड बनाती हैं, जो कि हमारे ज़मीन पे आता है। जैसे मान लिया SO2 की बात करें, अगर वो SO2 O2 के साथ मिलती है तो SO3 बन जाता है, और जब SO3 बन जाता है तो वो H2O के साथ में H2SO4 बना लेता है। H2SO4 आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर ये एसिड ज़मीन पर आता है तो वो एसिड के रूप में पेड़ पौधों को भी मिलता है। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है तो आपके पेड़ पौधे जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं या मर जाते हैं, अर्थात पौधे भी पीएच वैल्यू पर निर्भर करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये अगर वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये नदी में प्रवाहित हो जाता है। अगर नदी का जल और नदी के जल का पीएच अगर 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसा नदी का पानी जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम जानेंगे पीएच का हमारे पाचन तंत्र में क्या महत्व है। देखिए, पीएच का सीधा मतलब अम्लीयता या क्षारीयता से होता है। आप जानते हैं कि हमारे उदर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि एसिड जो होता है वो निकलता है, और ये जो है पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ये अधिकता में निकलता है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, और उसको ख़त्म करने के लिए हम एंटी एसिड की टैबलेट लेते हैं, क्योंकि एसिडिटी अधिक होने से पेट में जलन होने लगती है और जिससे हमारे शरीर को बहुत सारी हानिकारक बीमारियां घेर लेती हैं। इसके लिए हम एंटी एसिड की टैबलेट लेते हैं जिससे कि उसका असर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर के उदासीनीकरण की क्रिया करते हैं। अब बात करेंगे पीएच के कारण दंत का क्षय। दंत क्षय का मतलब ये है कि दांतों का क्षरण होना। दांतों का क्षरण होना क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। अगर मुंह का पीएच मतलब कि जब हम खाना खाते हैं तो जो भी आपका खाना दांतों में रह जाता है वो सड़ता है और गलने के बाद में वो अम्ल का उत्पादन करता है, और वो अम्ल हमारे दांतों का क्षय करता है। होता क्या है दांतों में कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है उसके बने होते हैं हमारे दांत, और इसको जो है आप जानते हैं एसिड जो होता है अम्ल, वो कितने भी ठोस पदार्थ हों, कितने भी क्रिस्टलीय हों, उनको भी गला देता है। तो जब अम्ल की मात्रा हमारे मुंह में ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है कि दांतों का क्षय हो जाता है। इसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, क्षारकों से बने हुए दंत मंजन का इस्तेमाल करना चाहिए। और हम कहते हैं, आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि खाने के बाद में हमें मुंह को साफ करना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर खाना जो है हमारे दांतों में लगा हुआ रह जाता है, जैसे क्या होता है
दांतों में जब लगा हुआ रह जाएगा तो वो जब सड़ता है तो सड़ने के बाद में क्या बनाता है, अम्ल बनाता है, और अम्ल बनाने से क्या होता है, दांतों का क्षरण हो जाता है, जैसे दांत गलने लगते हैं और आपने देखा होगा कि दांतों के बीच में खाली स्थान रह जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक खाना खाने के बाद में अपने दांतों को साफ करना चाहिए। और अगर उसके बाद भी ऐसा अगर होता है दंत क्षय तो हमें क्या करना चाहिए, क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। जिससे क्या होता है, अम्ल की अधिक मात्रा जो होती है वो उदासीन हो जाती है और जो है हमारे दांतों का क्षय रुक जाता है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं, अब ये तो हमने बात कर ली है कि पीएच वैल्यू का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अब हम बात करने वाले हैं लवणों की। लवणों में आप सभी जानते हैं कि हमारा सबसे जो है महत्वपूर्ण लवण कौन सा है, NaCl। NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, साधारण नमक, ठीक है। तो साधारण नमक जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है, जिसको क्या कहते हैं, रासायनिक इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका उपयोग जो होता है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम भोजन में नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सोडियम क्लोराइड का और क्या महत्व है। तो खाने के अतिरिक्त इसको जो है अन्य सोडियम के लवण से संबंधित जो भी यौगिक होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये तो रही सोडियम क्लोराइड का महत्व के बारे में, ठीक है। अब हम सोडियम क्लोराइड से क्या क्या बना सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा आप जानते होंगे, वॉशिंग सोडा आप ये भी दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, धोने वाला सोडा जिसको धावन सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं सोडा वो होता है, बिरंजक चूर्ण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड के द्वारा हम क्या क्या बना सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के क्या क्या उपयोग हैं, किन किन यौगिकों को हम बना सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका फॉर्मूला है NaOH, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी जो है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड यानी नमक को पानी के विलयन में घोल लें और फिर क्या करें, फिर उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखिए ये रिएक्शन भी दे रखी है, ये आपको नोट करनी है अपनी नोटबुक पे। NaCl 2NaCl लिया है हमने, सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं H2O यानी जल के, और आपका 2 जो है NaOH बना है, Cl2 और H2 बना है। ये देखिए इसकी विधि है, पूरी चित्र के साथ समझाई गई है, ये आप देखेंगे ध्यान से। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखिए ये नमक का पानी, नमक का घोल यानी कि NaCl को यहाँ प्रवाहित किया जाता है, ये सब आपका जल भरा हुआ है और ये आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, बैटरी के द्वारा भी दे सकते हैं, बिजली और भी है विद्युत उससे दे सकते हैं। यहाँ पर एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अब जब NaCl उसमें विलयन में पानी घोल में दिया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो H2O जो होता है वो H+ और OH- में टूटता है, OH- और H+ में, ठीक है। उसके बाद में जो NaCl होता है वो Na+ और Cl- में टूटता है। ये दोनों जब टूट जाते हैं तो Na के साथ OH मिल करके NaOH का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग काहे में किया जाता है। NaOH आप जानते होंगे साबुन में इस्तेमाल होता है, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए। आप जानते हैं साबुन तथा अपमार्जक के लिए, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। NaOH यानी कि साबुन को कहा जाता है NaOH। साबुन आप जानते ही हैं कि जब आपके कपड़ों पे गंदगी हो जाती है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, साबुन का, जिससे कि जो है गंदगी साफ हो जाती है, ठीक है। तो NaOH का ये काम है। आपने देखा इसी रिएक्शन में H2 बनता है। H2 किसके काम में आता है, हाइड्रोजन जो है ईंधन का बहुत ही खास स्रोत है, हाइड्रोजन को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात क्लोरीन जो उत्पन्न होता है, क्लोरीन का उपयोग जो है जल को स्वच्छ बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि NaCl और H2O मिल करके जो 3 चीज़ें बनाते हैं, NaOH जो कि साबुन में इस्तेमाल होता है, ये
जो है आपका जल को स्वच्छ करने में होता है, कीटाणुनाशक होता है, और ये जो होता है वो आपके ईंधन में काम आता है। ठीक है, तो हमने NaCl के द्वारा NaOH बनाया है। अगले वीडियो में हम और भी महत्व पढ़ेंगे NaCl के। ठीक है, थैंक यू।